तो ये आई वेलकम एवरीबॉडी टू दिस सेशन एंड आज का सेशन एक्चुअली काफी एनलाइटनिंग रहने वाला है. सो टुडे एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द की टर्म्स व्हिच यू मस्ट नो एंड इट इज अबाउट मेकिंग यू कॉर्पोरेट रेडी एंड एंटरप्रेन्योरशिप रेडी टू मेक यू अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एज वेल. और ये कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं तो आपका जो जब आप कॉर्पोरेट में आप एंटर करेंगे तो आपका ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ रहेगा. इवन आईआईटीज के भी जो कैंडिडेट्स आएंगे माइट भी उनको भी ये सब टर्म्स पता ना हो, वो वहां पे आने के बाद सीखेंगे. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. फाइन. तो ठीक है. अभी मैं I know that the attendance is very low, but I'm assuming that the quality people are there. So if you guys are excited to know the key terms which are required for you as a professional or as an entrepreneur, then please write E in the chat box. Okay, great. Shabi is also always participative. That's brilliant. Right, Mohammed Akram. Okay, great guys. So now let me move forward. So why this matters is your first job can feel overwhelming because of the new words and practices. Knowing corporate terms equal to corporate plus smooth transition. हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉर्पोरेट टर्म्स आपको पता रहेंगी तो आपका ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथ रहेगा. अभी आप लोग कॉलेज लाइफ में हैं, फिर कल को आप कॉर्पोरेट में जाएंगे और माइट भी कुछ टाइम के बाद आप लोग बिजनेस भी करेंगे. दैट्स पॉसिबल. तो ये की टर्म्स आपके हमेशा काम में आएंगी क्योंकि देखिए बिजनेस वर्ल्ड लिटरेसी आप लोग पढ़ रहे हो तो बिजनेस वर्ल्ड लिटरेसी में उसके की टर्म्स भी पता होना चाहिए आपको. So then you should be knowing it. You should be able to talk to CEO also or any big shot as well. क्योंकि आपको की टर्म्स पता है तो वो जिस लैंग्वेज में बात करेगा यू विल बी टॉकिंग टू दैट पर्सन इन दैट लैंग्वेज. नाउ इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ऑफर लेटर्स एंड सैलरी स्ट्रक्चर्स. क्योंकि देखिए अभी ऑफर लेटर आप लोग को कुछ लोगों को मिल गए होंगे, काफी लोगों को मिलने वाले होंगे, बट आई एम श्योर बीडब्ल्यूएल स्टूडेंट्स को तो अच्छी जॉब मिलेगी, उनका करियर अच्छा रहेगा. आई मीन जो सिंसियर बीडब्ल्यूएल स्टूडेंट्स है, काफी लोग आते नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट दोस पीपल. क्योंकि उनका ऐसा है कि वो कुएं के पास रह के भी प्यासे हैं. I mean, I know some people are not attending, but I'm talking about. I always talk about the sincere BWL students, and I know who those sincere people are. Now communicate better in the meetings. इससे आप meetings में एकदम better communicate कर पाएंगे and build credibility from the day one. जैसे आप corporate में enter करेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ, wow, somebody who is literate has joined that company, that joined that team, joined that project. सो राइट. हाँ, तो अभी एक्चुअली सीटीसी से क्या आपको पता है? एनीबॉडी नोस व्हाट इज सीटीसी? क्योंकि सीटीसी आप लोग को पता होना चाहिए. इट्स अ बेसिक थिंग. तो हु वुड लाइक टू आंसर व्हाट इज सीटीसी? एंड गाइस प्लीज बी पार्टिसिपेटिव क्योंकि देखिए आप लोग जितना पार्टिसिपेटिव अभी रहेंगे तो उतना कॉर्पोरेट में भी रहेंगे. और कॉर्पोरेट में पार्टिसिपेटिव लोगों को ही ज्यादा इंक्रीमेंट मिलते हैं, ज्यादा प्रमोशंस भी मिलते हैं. बिकॉज दोज पीपल दे बिकम विजिबल. यदि कोई काम करेगा और उसको लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि ये काम कर रहा है या इसकी आउटगोइंग पर्सनैलिटी है, तो फिर उसको वो हाईलाइट नहीं होता ना वो. Right? So now he would like to answer what is CTC. I'm sure Anuj will be able to tell it. Yes, Anuj, please tell. Sir, it is cost to company, means the total money that a company is spending on its employee. Okay, great. तो केवल इसमें सैलरी आएगी या कुछ और कंपोनेंट्स भी आएंगे? सैलरी एंड जो भी अदर पर्क्स एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग बोनस है या अ, जिस भी तरह के अलाउंसेस मिल रहे हैं, हाउसिंग अलाउंस मिल रहा है या और भी कुछ चीजें मिल रही है, वो सब इसमें इंक्लूड होगा. ओके, राइट. हाँ, और बिकॉज ऑफ द एक एम्प्लॉय के कारण थोड़ी और भी कॉस्ट आती है. कुछ माइनर कॉस्ट भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल यदि हम कुछ काफी कंपनीज में लंच ब्रेकफास्ट वगैरह भी मिलता है तो वो भी उसमें इनडायरेक्टली आ जाएगा. दो इट इज अ माइनर थिंग बट वी शुड बी नोइंग इट दैट इट इज द कॉस्ट टू द कंपनी. यदि आपकी कंपनी है फॉर एग्जांपल, या यदि आपने घर में कोई कुक लगाया और कुक का वहां पे टी वगैरह भी हो रहा है, ब्रेकफास्ट भी हो रहा है, तो फिर यू शुड बी नोइंग इट कि सैलरी के अलावा हम हमारा जो प्राइस हमें पड़ रही है वो ज्यादा है एक्चुअली. तो जस्ट फॉर एन अवेयरनेस. तो ठीक है, अनुज ने वैसे राइटली एक्सप्लेन किया. तो here is the CTC. It is cost to the company. Total value of the salary plus perks a company spends on you. And perks में क्या आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल किसी की 6 लाख LP है, आई एम श्योर हमारे बिजनेस रिलेटेड लोगों की ज्यादा होना चाहिए.
but this is just an example. तो equal to, I mean that will be base salary plus PF plus gratuity plus insurance plus bonus, ये भी आ जाएगा। और यदि इसमें काफी कंपनीज ESOPs भी देती हैं तो फिर ESOPs भी उसमें आ जाएंगे। तो we will see what is ESOP. So here the key point is CTC is not equal to the take home salary. Your take home salary will be less, but the cost to the company will be more because the company is spending a lot more you because of your employment. Okay, so this point is clear, simple point. Now the net salary. Yes, so actual money credited to your bank account, that is the net salary. So it means that the net salary is CTC minus PF. जो आपको CTC रहेगा उसमें से आपका PF भी डिडक्ट होगा और टैक्सेस भी डिडक्ट होंगे, प्लस कुछ अदर डिडक्शंस भी हो सकते हैं। हाँ, सो यस, ऑलवेज कैलकुलेट दिस बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑफर। ठीक है, मतलब ये आपके लेटर पॉइंट ऑफ लाइफ में ये काफी काम आएगा। अभी तो खैर फ्रेशर्स के लिए आई मीन वी डोंट आर्ग्यू विद द HR पीपल, वो जितना ऑफर करते हैं वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन ठीक है, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू बिकम सीनियर देन यू विल बी एबल टू नेगोशिएट आल्सो कि हमें इतना नहीं, इतना सैलरी चाहिए बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दिस मच वैल्यू, and if you are business related then you will be able to justify that value also. So we'll see how to justify that value in the coming sessions. Okay, ठीक है। तो अभी एक्चुअली आई विल लाइक टू आस्क छवि, किसी भी बिजनेस में फिक्स एक्सपेंसेस क्या होते हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जस्ट guess it if you don't know. And as I mentioned, mistakes are always allowed in my sessions, and the people those who are participative, I give them higher priority whether they are doing mistake or not. Yes, Shabi, so I would like to invite you to tell. आप guess फिक्स्ड करिए what is the एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसिव जो कि हमें पता है कि एक बिजनेस को रन करने में हमारे को वो एक्सपेंस लगेगा ही लगेगा। those right, are the fixed expenses and some variable expenses are those like जो कि सिचुएशन या कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है तो हमारे को वो वेरिएबल मतलब कि इट कैन वेरिएट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी नीड टू हैव दैट एक्सपेंस ऑलवेज। right, ठीक है। फिक्स एक्सपेंसेस का आपने एकदम सही बताया। तो फिक्स एक्सपेंसेस के आप कुछ एग्जांपल दे सकती हैं? शायद वो जो शॉप का नाम आपने बताया वो नीलम शॉप है, राइट? जो आपके पोर्च के पास है, राइट? MSCT कैंपस में, यस सर। मैनेज कैंपस। यस, चलो उसका एग्जांपल लेते हैं। तो उसकी फिक्स कॉस्ट क्या क्या रहेंगी? Sir, the rent of the shop, एग्जैक्टली, ब्रिलियंट। the salary of the employees, workers that are working over there, यस, ब्रिलियंट। and variable can be the amount of materials that they import to produce the food. यस, ब्रिलियंट। आपको तो पता है वैसे ही बात। हाँ, तो देखिए मैं इसको जस्ट क्लैरिफाई कर रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने एक मसाला डोसा बनाया और वो 70 रुपीज का बेचा, लेकिन उसकी कॉस्ट आ रही है 7 रुपीज, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। उसके जो डोसा बैटर है, ऑयल है, सॉल्ट है, पर डोसा की कॉस्ट आ रही है मटेरियल की 7 रुपीज। तो 24 केस में वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी फॉर वन मसाला डोसा? Sorry, sir, can you repeat? हाँ, जैसे मैंने बोला कि सपोज एक मसाला डोसा वो 70 रुपीज का बेच रहा है, ठीक है, वो बेचता ही वैसे बिकॉज आई हैव इट इन देयर, और उसकी कॉस्ट आ रही है 7 रुपीज। आई मीन कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, द डोसा बैटर, द ऑयल, द सॉल्ट, द पोटैटोस और जो सांभर वगैरह में जो डलता है, लेट्स अज्यूम इट इज 7 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट पर डोसा क्या आ गई? Variable cost is 7 rupees because the Exactly. price Means of for every every production goods of can one masala increase. dosa, they are spending 7 rupees. So it is the variable cost. तो यदि उन्होंने 100 डोसा क्रिएट किए हैं तो 700 उनकी कॉस्ट होगी। So that is the variable cost. तो ठीक है, yes, Shabi knows the concept. Okay. So here is the fixed and variable expenses explained in much more detail. Fixed expenses do not change with production volume. हाँ, तो जैसे छवि ने सही बताया कि रेंटल कॉस्ट आ गई, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई, might be some minimum amount of electricity is also required, या उन्होंने जो इक्विपमेंट्स लेके आए उनका डिप्रिशिएशन भी इसमें आएगा फिक्स कॉस्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई स्टोव लेके आए फूड बनाने के लिए, तो अभी कस्टमर आए ना आए उसकी तो वो तो डिप्रिशिएट हो ही रहा है ना। यदि वो 10,000 की चीज लेके आए हैं तो एवरी ईयर वो 15% डिप्रिशिएट हो रहा है वेदर दे आर यूजिंग इट और नॉट, तो वो भी फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा, राइट? तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे
अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, रेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस, जैसे उन्होंने फायर इंश्योरेंस कराया या इंश्योरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, कुछ भी वहां पे हो सकता है, तो वो इंश्योरेंस भी फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा, बिकॉज इट इज द फिक्स कॉस्ट, इट डज नॉट डिपेंड कि वो कितने बिजनेस कर रहे हैं वहां से, they have to pay it anyways. And variable expenses change with production volume. For example, the example which I have given, जैसे जो मसाला डोसा का रॉ मटेरियल है, यदि वो 1000 डोसा बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी 1000 डोसा के बराबर लगेगा, मतलब एक्सपेंस बढ़ जाएगा. सो दैट इज द एक्सपेंस विच इज वेरिएबल इन नेचर. या हाँ, और यदि किसी को सेल्स कमीशन देना है, फॉर एग्जाम्पल LIC को सेल्स कमीशन देना है अपने इंश्योरेंस एजेंट को, तो वो सेल्स पे डिपेंड कर रहा है. यदि वो उसने 10 पॉलिसी बेची तो उसका सेल्स कमीशन अलग रहेगा, और यदि 1000 बेची तो उसके उस प्रपोर्शन में, जो रेशियो में वो बिजनेस लेके क्या है, उस प्रपोर्शन में उसका बढ़ जाएगा. सो दैट इज वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बिजनेस or the number of transaction that has been done. So that is the example of variable expense. And utilities, I mean, जैसे किसी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है फॉर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ गुड्स, तो यदि प्रोडक्शन उनका बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम होगी या बढ़ेगी? छवि, electricity requirement will increase or not if the production is increasing? It will increase. Right, so then electricity expense is a fixed expense or a variable expense? Variable. Okay, yeah, brilliant. ठीक है, फाइन. नाउ एक्चुअली देखिए, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ. तो एज हमने एक्चुअली प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि रेवेन्यू इज टॉप लाइन. तो फॉर एग्जांपल, यदि जो नीलम आई मीन जो भी रेस्टोरेंट ओनर है, उसने 7000 का बिजनेस किया, तो उसका रेवेन्यू कितना हो गया छवि फॉर दैट पर्टिकुलर डे? 7,000. राइट. या आई एम अज्यूमिंग कि उसने 100 मसाला डोसा बेचे हैं, तो अभी उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? दैट वी कैन कैलकुलेट. देखो, यदि उसकी एक मसाला डोसा के मटेरियल की कॉस्ट 7 रुपीज, तो 100 की हो गई 700. राइट. तो रेवेन्यू है 7000 and minus 700. So the gross profit is 6300. ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? If it is clear, then write C in the chat box, and if you have any doubt, then write D in the chat box. Then I will clarify it again because it is important concept. Yes, guys, please be participative. Okay, great. अनुज को आगे समझ में, सभी को हो गया. और जिसको भी नहीं आया तो प्लीज बी प्रोएक्टिव, because it is better to be fooled for 5 minutes than for entire life. क्योंकि अभी ये BWL एक्चुअली आपकी लाइफ के लिए बेस बना के दे रहा है, और इसी बेस पे आपका शानदार आप कैरियर आप क्रिएट कर लोगे. So if you have any doubt, then you can just ask. There is no issue. Right. हाँ, now ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अभी तो देखिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला. ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. उसका जो रेंट है, जैसे देखिए उसका यदि एक दिन का रेवेन्यू 7000 है, तो 1 मंथ का रेवेन्यू कितना हो गया छवि? Assuming that he is doing the same number of business, same kind of business every single day, 2,10,000 हो गया. तो 2,10,000 में से फिर हमें उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब रेंट हमें माइनस करना है, और एम्प्लॉय कॉस्ट भी इसमें से माइनस करना है. तो वो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट. और फिर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्सेस एंड इंटरेस्ट माइनस करना है. ठीक है, तो आई नो इट मे बी क्लियर बट एंड इट मे बी अनक्लियर आल्सो अप टू सम एक्सटेंट, इसलिए मैं अब आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ फ्रॉम द यूट्यूब. ओके, सो लेट मी शो यू द वीडियो. मतलब वो काफी अच्छा वीडियो है, काफी एनलाइटिंग वीडियो है, और उस तरीके से रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को इवन IMK प्रोफेसर्स भी नहीं समझा पाते. दैट यू विल रियलाइज इट आफ्टर सीइंग द वीडियो. Okay, so fine. I'm just playing the video. Please give me a minute.
Hey entrepreneur, do you really know profits? तो दोस्तों, तो चलिए अभी आपको आवाज आई वीडियो की? यस सर। ठीक है। नहीं, आई मीन शेयर साउंड किया नहीं था मैंने। इस सेंटेंस में एक विरोधाभास। हाँ तो ठीक है, अभी आया आपको आवाज? वीडियो की साइंड हो आई अभी? यस सर। ओके ग्रेट। और आपको वीडियो दिख रहा है अभी स्क्रीन पे? यस सर। Okay, yeah, thanks for the tech check. So now let us see this very useful video. बात है एक पैराडॉक्स है। ये सेंटेंस एक काउंटर इंट्यूटिव सेंटेंस है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन ये तो सब प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करते हैं, राइट? और मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, do you really know profits? तो दोस्तों, whether you really know profits or not, देखते हैं इस वीडियो में। Sir, there is no audio. अच्छा नहीं, ऑडियो नहीं आ रहा क्या? नहीं अच्छा भी? सर, नहीं आ अच्छा रहा। अच्छा ओके राइट। तो यही मैं एक्चुअली पूछ रहा था आपसे। एंड एनीवेज, लेट मी डू एडवांस शेयरिंग। ओके, शेयर साउंड, ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो शेयरिंग, शेयर, फाइन। चलो मैं शुरू से ही करता हूँ इसको। हे एंटरप्रेन्योर, अभी आई छवि आवाज वीडियो की? यस सर। ओके ग्रेट। नहीं आया तो बताना आप, है ना, बीच में। डू यू रियली नो प्रॉफिट्स? तो दोस्तों, इस सेंटेंस में एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। ये सेंटेंस एक काउंटर इंट्यूटिव सेंटेंस है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन ये तो सब प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करते हैं, राइट? और मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, डू यू रियली नो प्रॉफिट्स? तो दोस्तों, वेदर यू रियली नो प्रॉफिट्स और नॉट, देखते हैं इस वीडियो में। Dear SME business owner, greetings of the day. This is Dr. Neeraj Gupta here, a business transformation coach, a best-selling author, and a serial entrepreneur. तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। मैंने बहुत सारे एसएमई बिजनेस ओनर्स से इंटरेक्ट किया है और मैंने ये पाया कि हमारे 90% ऑफ द एसएमई बिजनेस ओनर्स इन कॉन्सेप्ट के बारे में एकदम क्लियरली नहीं समझते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हर किसी बिजनेस ओनर को आना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, आपकी अपनी बिजनेस पे पकड़ भी बढ़ जाएगी और आपका एंटरप्रेन्योरियल कोशेंट काफी बढ़ जाएगा। तो इससे आप जो भी बिजनेस करेंगे, या आपके मल्टीपल बिजनेस भी रहेंगे, या आप किसी बिजनेस को बाय करने के लिए ड्यू डिलिजेंस करेंगे, या किसी अपने बिजनेस को आप बेचने के लिए पिच करेंगे, या कोई इन्वेस्टर से फंड रेज करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट यदि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता है तो इन सब में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट होनी ही है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स, वो 3 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स जिनका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे 90% बिजनेस ओनर्स एकदम क्लियरली इन टर्म्स को नहीं समझते हैं, और जो 10% समझते भी हैं तो वो उनको भी ये वीडियो एज ए रिफ्रेशर वीडियो रहेगा, क्योंकि आज मैं आपको जिस तरीके से ये टर्म्स बताने वाला हूँ वो एकदम इजी तरीका है, एकदम आसान तरीका है, और वो आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्लैरिटी इज पावर, so you will have that power of clarity, that power of understanding, the power of increased entrepreneurial quotient. तो दोस्तों,
इन 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को इजीली समझने के लिए ये स्लाइड हमारी काफी हेल्प करेगी। और इस स्लाइड को समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है जिसमें केवल आप लैपटॉप्स बेचते हैं और हर एक लैपटॉप की कीमत है 1 लाख। 1 लाख सेलिंग प्राइस है और वो लैपटॉप आप खरीदते हैं 80,000 में। इट मीन्स कि आपकी बाइंग प्राइस हो गई 80,000 और दैट मीन्स प्लीज लुक एट द कर्सर हियर। यदि आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 20% का ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि 80% आपका वेरिएबल एक्सपेंस होगा। और वेरिएबल एक्सपेंस से मेरा मतलब वो एक्सपेंस है जो कि आप उस सेल को करने के लिए आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बाइंग प्राइस को वेरिएबल एक्सपेंस के अंतर्गत लेते हैं। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रांजेक्शन। आपका ये ट्रांजेक्शन हुआ तो आपके पास रेवेन्यू आया, उसमें से आपका 80% तो चला ही गया बाइंग प्राइस में और ये 20% है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। और यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, सपोज आपकी जो रेंटल कॉस्ट है और जो सैलरी एक्सपेंसेस है और जो इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस है और या जो सीए की फी है, लेट अस अज्यूम इट इज 1,20,000 पर मंथ। तो यदि आप एक लैपटॉप से 20,000 कमा रहे हैं तो वो फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए आपको 6 लैपटॉप्स बेचने पड़ेंगे। तो देखिए ये नीचे वाले जो 6 रेक्टेंगल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी 6 लैपटॉप की सेल और आपने हर सेल में 20,000 जनरेट किया जो कि आपने फिक्स एक्सपेंसेस को पे करने में कंज्यूम किया। और दोस्तों आप ये देखिए ये जो ऊपर के जो 2 रेक्टेंगल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी यूनिट जो कि ब्रेक इवन से ऊपर है। और ब्रेक इवन का मतलब जैसे आप जानते हो ब्रेक इवन इज द पॉइंट जब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहे बिजनेस में। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपका क्रॉस प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट के इक्वलेंट हो जाता है तब उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। मतलब कि when your gross profit minus fixed expenses equals 0, that point is called break even point। तो यहाँ पे हमारा ये जो हमने 6 लैपटॉप बेचे। एक्चुअली अभी ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर हुआ क्या सबको या इसमें डाउट है? देखिए ब्रेक इवन पॉइंट वो रहता है जब आपकी फिक्स एक्सपेंस इक्वल टू द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मतलब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है उस टाइम पे। सो दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? प्लीज राइट सी और if it is not clear then NC in the chat box. Okay, great. Okay, brilliant guys. Let's move forward. हाँ देखिए नहीं भी क्लियर हो गया तो कोई बात नहीं, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी तो यू कैन जस्ट सी इट अगेन, वॉच द वीडियो अगेन, तो उससे क्लियर हो जाएगा। लुक एट द कर्सर। तो ये हमारा ब्रेक इवन अचीव करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं बिकॉज अवर फिक्स एक्सपेंसेस इज 1,20,000 और ये जो 2 यूनिट हैं ये फिर हमारे ब्रेक इवन के ऊपर हैं इनकी सेल। तो देखिए दोस्तों ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने जनरेट किया तो यहाँ पे ये इस रेक्टेंगल में सारा ग्रॉस प्रॉफिट जाके अक्यूमुलेट हो रहा है और इस रेक्टेंगल में जो ब्रेक इवन पॉइंट मीट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स लगे उनका ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पे गया और ये जो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर के जो रेक्टेंगल्स हैं उनका ग्रॉस प्रॉफिट भी यहाँ पर गया और फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट से हमने फिक्स कॉस्ट को मीट किया और फिर जो बचा दैट इज अवर ऑपरेशनल प्रॉफिट। तो दोस्तों आई होप कि इससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेशनल प्रॉफिट अब एकदम क्लियर हो गया होगा और फिर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्सेस माइनस करने होते हैं जिससे कि आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। सो विद दिस आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। तो दोस्तों तो ठीक है, अभी किसी को डाउट है यहाँ पे? एनी डाउट?
हाँ, तो देखो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि 1 लाख का लैपटॉप है, 1 लाख का लैपटॉप की सेलिंग प्राइस है, और आपको वो लैपटॉप पड़ रहा है 80,000 का, एंड यू आर द ओनर ऑफ दैट लैपटॉप सेलिंग स्टोर। तो आपको 80,000 का लैपटॉप पड़ रहा है और आप 1 लाख में बेच रहे हो, मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20% हो गया आपका, राइट? क्योंकि 80% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको एक लैपटॉप 80,000 का पड़ रहा है, तो यदि आप 10 लैपटॉप बेचोगे तो वो 8 लाख का पड़ेगा, तो मतलब इट्स ए वेरिएबल एक्सपेंस, तो राइट। तो अभी क्या हो रहा है कि 1 लैपटॉप में आपको बेचने से यहाँ पे 20% का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, I mean 20,000 in this case, because we just to make the example clear, we have you taken the figures, rounded figures. तो अभी आपका एक लैपटॉप देखिए यहाँ पे, प्लीज लुक एट द कर्सर। यदि आपका 20,000 का एक यूनिट बिका तो एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे ऐसे 6 ट्रांजेक्शन हो गए। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट जा रहा है वहां पे, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट में यहाँ पे जाके अक्यूमुलेट हो रहा है। तो पहले तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा। जैसे कि मसाला डोसा वाले का एग्जांपल ले अभी, यदि हम नीलम रेस्टोरेंट का या नीलम जो भी फूड सेंटर है वहां पे, तो पहले तो यदि 7 रुपीज से उसका मसाला डोसा 70 में बेच रहा है, तो 63 उसका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो 63 वो इकट्ठा होता जाएगा। उसने यदि 1,000 बेचे हैं डोसे ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ सपोज, तो 63,000 तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ग्रॉस प्रॉफिट वो टेक होम करके जाएगा, नो, बिकॉज उसी 63 में से उसको रेंट भी पे करना है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी पे करना है, तो उसको फिक्स एक्सपेंसेस पे करना है, और उसके बाद जो उसके पास ऊपर बचेगा दैट विल बी द ऑपरेशनल प्रॉफिट। और फिर उस ऑपरेशनल प्रॉफिट में से उसको क्या माइनस करना है? छवि, कैन यू टेल मी टू डिराइव द नेट प्रॉफिट? ये अनुज आप भी बता सकते हो। सर the टैक्सेस का taxes लिखा and है। interest. यस, ओके, ब्रिलियंट गाइस, दोनों ने सही जवाब बताया, एक साथ बताया। ठीक है, तो ये वैसे अभी स्लाइड क्लियर हो गई ना? क्योंकि देखिए ये स्लाइड क्या दिखा रही है कि इनका फिक्स एक्सपेंसेस ही यहाँ पे 1,20,000 का तो फिक्स एक्सपेंसेस है। तो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट फिक्स एक्सपेंस को कवर करने में लग जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा, आई मीन यूनिट्स अबव द ब्रेक इवन, ये जो 2 यूनिट है ये जा रही है ऑपरेशनल प्रॉफिट में। तो पहले तो आपकी वेरिएबल सॉरी फिक्स कॉस्ट कवर होंगी, और उसके बाद फिर जो भी फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद फिर जो आपके पास ऊपर बचेगा वो ऑपरेशनल प्रॉफिट आ गया। फिर उसमें से भी आपको इंटरेस्ट देना है, टैक्स देना है। यदि आपने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है तो फिर आपका नेट प्रॉफिट मतलब माइनस में भी जा सकता है यदि लोन बहुत ज्यादा है तो। ठीक है, जस्ट टू मेक द थिंग क्लियर। ठीक है, तो कैसी रही है कैसा रही है वाला एग्जाम्पल? मतलब ये बहुत ही इजी तरीके से बता रहा है, मतलब इस जो स्लाइड है ये काफी एनलाइटनिंग स्लाइड है, राइट? So if you are finding it enlightening, then please write E in the chat box. Okay, great guys. ठीक है, तो अभी आपको पीपीटी दिख रही है छवि? Are you able to Yes, see the sir. PPT now? Okay, great. ठीक है, today I am taking help of Chabi for the tech check. Thank you for that, Chabi. तो ठीक है, अभी आपको देखिए क्लियर हो गया। और नेट प्रॉफिट को बोलते हैं बॉटम लाइन। नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड बॉटम लाइन। वन सेकेंड, यस, ओके। तो अभी आपको टॉप लाइन क्लियर हो गया। टॉप लाइन मतलब कि जितना पैसा कैश इनफ्लो हुआ, जैसे उसने यदि एक मसाला डोसा बेचा तो उसके पास 70 रुपीज आए, तो वो उसका टॉप लाइन हो गया। और यदि 100 बेचे तो 7,000 हो गया उसका, तो 7,000 इज द टॉप लाइन। फिर बाद में जो उसके पास नेट प्रॉफिट बचेगा जिसको वो घर पे लेके जा सकता है आफ्टर पेइंग टैक्सेस इंटरेस्ट, दैट इज द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हाँ, लेट्स डिस्कस द ईसॉप क्विकली। ईसॉप एक्चुअली आप लोग को पता है, किसको पता है ईसॉप? हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज ईसॉप? ठीक है, अनुज आप बता सकते हैं क्योंकि आपको शायद ईसॉप मिला भी है, राइट अनुज? सर ईसॉप्स मतलब
जो कंपनी होती है वो अपने कुछ शेयर्स एम्प्लॉयज को दे देती हैं। सो ओके। हाँ देखिए, कंपनी क्या करती है कि अपने जो एम्प्लॉयज को कुछ उनको पार्टनर बनाती है। और पार्टनर इसका मतलब ये नहीं कि वो 5% या 10% का पार्टनर बना रही है, वो एक बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज का पार्टनर बनाती है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है या जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो फिर वो माइन्यूट परसेंटेज ही बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। जैसे इन्फोसिस के जब शेयर्स आए थे, आई थिंक 80s में आया था उनका आईपीओ आया था, तो उन्होंने काफी सारे एम्प्लॉयज को उन्होंने ईसॉप दिए थे। और उससे क्या होता कि एम्प्लॉयज के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आया था और उनको ये पता था कि यदि हम अच्छा काम करेंगे तो ये कंपनी ग्रो होगी और वो ग्रो का हमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो मतलब वो लोग ओनरशिप उनके पास रही, भले वो 1% से भी कम रहे, माइन्यूट परसेंटेज रहा, लेकिन तब भी उनके एफर्ट का, उनके डेडिकेशन का उनको इनडायरेक्ट आउटकम मिल ही रहा है। तो इसलिए काफी एम्प्लॉयज ने काफी अच्छे से काम किया और फिर इन्फोसिस को उन्होंने बहुत ग्रो करने में हेल्प की। तो इससे ईसॉप से फिर विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई। तो ESOPs is nothing but giving the shares, giving the partnership, giving some minute percentage of ownership. और लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज कंपनी हमेशा रखती है कि एम्प्लॉय को 2 साल या 3 साल कम से कम कंपनी में रहना पड़ेगा, तभी वो ESOPs को यूटिलाइज कर पाएगा। क्योंकि यदि उन्होंने ओनरशिप दे दी और एम्प्लॉय ने 1 मंथ के बाद ही छोड़ दी तो फिर एम्प्लॉय ने उतना कंट्रीब्यूट भी नहीं किया और उसको ओनरशिप उसको देने का कोई मतलब भी नहीं है ना। और एम्प्लॉय को भी राइट नहीं कि वो ओनरशिप का एंजॉय कर सके कुछ, क्योंकि उसने 1 मंथ ही काम किया, 1 मंथ में वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा, क्या वैल्यू क्रिएट करेगा। राइट गाइस? ठीक है, तो अभी ये सब यदि आपको क्लियर हो गया देन प्लीज राइट सी इन द चैट बॉक्स। यदि क्वेश्चन है देन यू कैन राइट डाउट डी इन द चैट बॉक्स। ओके ग्रेट गाइस। ठीक है, वैसे इंजीनियर्स के लिए तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स ही हैं सारे, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। और एक्चुअली इंजीनियर्स के लिए बिजनेस वर्ल्ड लिटरेसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज तो काफी 4 साल वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनको काम बिजनेस वर्ल्ड में ही करना है, तो फिर उनको बिजनेस वर्ल्ड का नॉलेज होना ही चाहिए। एंड दैट इज व्हाट द एंटायर पर्पस, द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस वर्ल्ड लिटरेसी इज। ओके, नाउ अभी बेंच पीरियड क्या होता है? हु वुड लाइक टू टेल व्हाट इज बेंच पीरियड? अनुज आप बता सकते हैं? ओके, छवि यानी कहते, ठीक है चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको। बेंच पीरियड क्या होता है कि व्हेन द एम्प्लॉय को कंपनी रिक्रूट तो कर लिया लेकिन उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड बेंच पीरियड। मतलब अभी उसको प्रोजेक्ट कंपनी के पास है ही नहीं। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हायर किए, सॉफ्टवेयर द फ्रेशर्स, लेकिन उनके पास अभी उतने प्रोजेक्ट ही नहीं है। उन्होंने एक्चुअली प्रिडिक्शन किया था कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे और हमें इतने लोग लग रहे हैं, लेकिन उनके पास उतना वर्कलोड नहीं आया जितना उनका एस्टिमेशन था, तो वो फिर कुछ लोगों को उनको बेंच में रखना पड़ता है और फिर जब वो प्रोजेक्ट का वेट करते हैं तो दैट इज द कॉल्ड द बेंच पीरियड। उस टाइम पे एम्प्लॉय के पास काम नहीं रहता है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? वी शुड यूज द बेंच टाइम टू अपस्किल। क्योंकि मैंने एक्चुअली काफी सारे ऐसे लोग देखे कॉर्पोरेट में जिनको 2-3 महीने तक का भी बेंच टाइम उनको मिल जाता है, लेकिन वो उसको फिर यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपर्ली। सो वी हैव टू यूज द बेंच टाइम टू अपस्किल अवरसेल्व्स, तभी हमारा करियर ग्रो होगा। बिकॉज वी नो द मोर स्किल्स वी हैव द मोर मनी वी विल बी अर्निंग, राइट? ठीक है, अभी केपीआई एंड केआरए। देखिए कॉर्पोरेट्स में ये टर्म्स काफी यूज होते हैं। केआरए मींस की रिजल्ट एरिया। आई मीन किस एरिया में आपको फोकस करना है। फॉर एग्जांपल यदि कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है तो उसकी की रिजल्ट एरिया क्या होगा? उसका होगा उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है विद गुड क्वालिटी, विद मिनिमम बग्स, विद फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स। ये उसका की रिजल्ट होगी एरिया होगा। और यहाँ पे एक्चुअली एग्जांपल दिया गया जैसे एक मार्केटिंग का पर्सन है तो उसका की रिजल्ट क्या हो गया? लीड जनरेशन करना। वो जितनी ज्यादा लीड जनरेट करेगा इसका मतलब वो उतना अच्छा काम कर रहा है। और मैं ये भी बोलूँगा कि नॉट द नंबर ऑफ लीड्स, द नंबर ऑफ qualified leads, मतलब the people those who are really interested and those who have the ability to pay also। तो वैसे अब लीड हमें जनरेट करना है। क्योंकि यदि मार्केटिंग पर्सन ने 1 लाख लीड ला दी है
लेकिन वो उसमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है या उनकी एबिलिटी टू पे ही नहीं है फॉर दैट प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो लीड्स तो वेस्ट है. So the definition of the qualified lead is the people, those who have the real interest in buying that product or service, or they have the real need and they have the ability to pay also. So that is the qualified lead. तो ठीक है जी, की रिजल्ट एरिया यहाँ पे ये है कि जो मार्केटिंग पर्सन का एग्जांपल हमने दिया है कि द की रिजल्ट इज एरिया इज लीड जनरेशन एंड केपीआई क्या होता है कि विद इन दैट KRA हाउ यू आर परफॉर्मिंग, मतलब उसने फिर कितने लीड जनरेट किया, जैसे 50 लीड्स पर मंथ, तो उसका केपीआई हो गया. और यहाँ पे एक मेटाफोर मैं देना चाहता हूँ जिससे स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी का KRA हो गया मसल बिल्डिंग एंड द KPI इक्वल टू बाइसेप साइज, मींस विद इन द मसल बिल्डिंग उसकी हमें परफॉर्मेंस मेजर करनी है, उसका आउटकम मेजर करना है, उसका रिजल्ट मेजर करना है. तो बाइसेप साइज इज ए गुड मेजर ऑफ measuring the muscle building outcome given by that person for himself of course. तो ठीक है, ये क्लियर हो गया अभी KPI and KRA? If yes, then please write C in the chat box. Okay, great guys. ठीक है, अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? Now I would like invite the audience to tell it. किसी को पता है परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? ठीक है, अनुज एक्चुअली आप ही बताइए, आप ही अटेम्प्ट करिए. So it is the appraisal in salary that an employee gets based on his performance. Sorry, can you repeat? Can you repeat, Anuj? Sir, perks like salary hikes and anything that employee gets based on the performance he has given. ओके, ठीक है, वो आउटकम रहता है. आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन व्हाट आई एम लिसनिंग इज यू आर टेलिंग दैट उसकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होता है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट? राइट अनुज? Yes, sir. ओके, राइट, ठीक है. ओके, या बट दैट इज द आउटकम ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो ग्रेट अटेम्प्ट अनुज. हाँ, तो देखिए एक्चुअली क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि आपका ईयरली परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कि आपका KRA ये था. एज ए फॉर एग्जांपल यदि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, तो इन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो टाइमली किया कि नहीं, नंबर 1. एक पैरामीटर हो गया कि इन्होंने टाइमली डिलीवरी की कि नहीं कोड की. दूसरा चीज, इनके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी कैसी थी, बग्स कितने थे, या कोई मेजर बग इन्होंने डाल दिया, क्योंकि बग्स की भी क्रिटिकलिटी अलग अलग रहती है. कोई बग का बहुत मेजर इम्पैक्ट हो जाता है, कोई बग का केवल स्मॉलर इम्पैक्ट रहता है. तो इनका सॉफ्टवेयर बगी कितना था, इन्होंने टेस्टिंग कैसे की, इनका टीम वर्क कैसा रहा, इन्होंने टीम के साथ कोऑपरेट कैसे किया, इनकी कोलैबोरेटिंग पावर क्या है, कोलैबोरेटिंग स्किल्स कैसी है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी है, इन्होंने काम के अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स भी लिए क्या. तो ये सब चीजें जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स टू इवेलुएट कि आपने पूरे साल में क्या किया, टू इवेलुएट दैट, और फिर उसके हिसाब से लोगों का प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, ये सब डिसाइड होता है. और यदि किसी की ट्रेनिंग नीड है, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल में पता चला कि इन्होंने बहुत सारे डिफेक्ट्स डिलीवर किए हैं, तो फिर उसका रूट कॉज एनालिसिस किया जाएगा कि इन्होंने डिफेक्ट्स क्यों डिलीवर किए. क्या इनकी कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, या ये टेस्टिंग स्किल्स अच्छी नहीं है इनकी, तो व्हाट इज द रीजन. फिर उसमें यदि नीड है तो फिर ट्रेनिंग नीड के हिसाब से उनको ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है. और यदि काम अच्छा किया तो ऑफ कोर्स फिर उससे सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशंस, ये सब भी मिलते हैं. सो दैट इज व्हाट द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज. सो यहाँ पे टिप आपके लिए है कि कीप रिकॉर्ड ऑफ योर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर. और सी इफ यू पीपल आर बिजनेस फैसिलिटेटेड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन यू जॉइन सम प्रोजेक्ट, तो आपके प्रोजेक्ट लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर से आपको पूछना है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, व्हाट आर माय KRA, व्हाट आर माय KPIs. when you will say that my performance will exceed your expectations, तो आप पहले से उसे क्लैरिफाई करके ले लीजिए, एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन गेट इट इन राइटिंग आल्सो. फिर उसके हिसाब से आप काम करिए, बिकॉज आपको भी क्लियर कट मिल गया ना कि आपका परफॉर्मेंस किस पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट होगा. और जब आपको क्रिस्टल क्लियरली आपको पता है, तो फिर आप उस टारगेट को हिट कर दोगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको भोपाल से बॉम्बे जाना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि बॉम्बे जाना है, तभी तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे. तो सिमिलरली व्हेन यू जॉइन द कॉर्पोरेट,
तो आपके जो बॉस हैं, आपके सीनियर हैं या प्रोजेक्ट लीडर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनसे आप क्लियर करके लीजिए कि आपके किस पैरामीटर्स में आपको जज किया जाएगा. And when they will say that you have exceeded the performance, when you will be eligible for the promotion, when you will be eligible for the increment. तो ये आपने पहले से क्लेरिफाई किया तो उसके हिसाब से फिर आप सारे साल आपको एक डायरेक्शन रहेगा. देन यू जस्ट परफॉर्म इन अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट्स. फिर आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा जाएगा. एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ योर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है. So with this we are coming to the end of this session. So any questions for me, guys? And if you feel that the session is useful for your corporate transition, and even if you are owning a company at a later point of time of your career, then also these things will be useful, because these things you have to use in building the culture in the company, to evaluate your own employees also. Even जो type of profits है, the gross profit, operating profit, net profit and the revenue, ये सब concept तो आपके काम में आएंगे यदि आप business करने वाले हैं. Even at the senior role, ये भी आपको काफी काम में आने वाले हैं ये सारे concepts. So if you believe these concepts are useful for you, then please write Q in the chat box. Okay. या आदित्य को ये concept useful लगे, सभी को भी useful लगे. Okay, Bhavish has also found it useful. Right, guys. So any question for me till now? Okay. Fine. So we are at the end of the session. So thank you guys for attending the session. And I will talk to you in the next session. Okay, bye-bye. Take care.